जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल विद्याग्राम स्टेट एग्जाम में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई, बताइए भाई, बताइए, कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। वॉइस कैसी है? अब देखना वॉइस कैसी है। आ रही है वॉइस बढ़िया? कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगी, मैनेज कर लेंगे अभी। बताना भाई, कमेंट करके बताओ वॉइस कैसी है। आवाज़ हमारी जा रही है कि नहीं आप लोगों के पास, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। राधे राधे सर, राधे राधे भाई। ठीक है, बढ़िया है आवाज़। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आप सभी के सिपाही सीरीज में। और सिपाही सीरीज में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? तो हम लोग करेंगे कंप्लीट मैथ का प्रैक्टिस सेट। यानी कहीं ना कहीं हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कंप्लीट हम मैथ्स करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, तो हमारा प्रैक्टिस सेट आज कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है। बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भाई लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त यार प्यार हर जगह पर शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो का स्टेटस भी लगा दीजिए। ठीक है भाई, आ जाइए आ जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे हमारा 17 दिन 17 मैराथन भी चल रहा है इसके साथ साथ, जिसमें आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कंप्लीट कराई जा रही है। जिसमें रीजनिंग हमारे पुलकित सर करा रहे हैं, और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक करा रहे हैं रीजनिंग आपके। उसके बाद से हमारे अंकित सर जो जीएस किंग है, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रहे हैं ये भी। और ये कब कर रहे हैं? तो बोलोगे भैया 10 से लेकर 12 PM तक ये करा रहे हैं अपना क्या? तो जीके जीएस कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक्सचेंज हो गया है, समझो ये वाली जो चीज़ें है ना स्लाइड हमारी, ये एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि इनका टाइमिंग अलग अलग है। जो यहाँ पे ये टाइमिंग दिया गया ना, अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। यहाँ पे जो मोहित सर है ना, इस टाइम पे हमारे कौन? तो रीजनिंग वाले सर करा रहे हैं। ये हमारे थोड़े क्या करोगे, जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर है थोड़ा टाइम इधर उधर कर दिया। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। आप लोग तो पहली क्लास अटेंड किए हो तो आपको आइडिया है। ठीक है, और हमारे आदित्य सर कब ले रहे हैं? तो 4 से 6 ले रहे हैं। अभी ये परसेंटेज का 1 शॉट किए थे, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएं आपको। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं भाई। उसके बाद से हमारी सिपाही सीरीज है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। और हम सिपाही सीरीज में आपको देखिए क्या करा रहे हैं, तो 7 से 8 में हम क्या कराएंगे? प्रैक्टिस सेट कराएंगे मैथ्स का। बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, बहुत बढ़िया से कराएंगे। पेशेंस से हर एक चीज समझिएगा अच्छे से। अंकित सर अभी 6 से 7 आपको प्रैक्टिस कराएं, अभी उसके बाद से जस्ट मैं लाइव आया हूँ। ठीक है, फिर पुलकित सर कराएंगे 8 से 9 आपको प्रैक्टिस सेट, सेम ऐसे ही मोहित सर आपको 9 से 10 कराएंगे। ठीक है भाई, आइए चलिए शुरू करते हैं भाई अपने क्लास। और यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। देखिए आराम से, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है? तो वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद से क्या करना है? पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। जब खुद से सॉल्व ना हो, फिर मेरी जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसको देखना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 70% कितना है? 0.35 है, तो उस संख्या का हमें 120% ज्ञात करिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अगर पहले ये क्वेश्चन आता है तो देखिए वो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ। अब इसको ऐसे ही बताऊंगा, जब एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए मैं संख्या x मानता हूँ, इसका 70%, तो 70% हटता है तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा। जिसका इन्होंने बोला है कितना, तो बोलोगे भैया 0.35 है, ऑलरेडी ये इन्होंने बोला है। फिर आगे देखिए, फिर उसके बाद से इन्होंने ये कहा है हमको, तो उस संख्या का हमें क्या 120% ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम x का मान निकालते हैं जो संख्या में दिया गया है। तो यहां से क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, तो 1 0 से हमारा 1 0 खत्म हो जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 5 बार में खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद से अगर मैं इसको देखूं तो बोलोगे भैया अगर मान लो हमारे पास कितना है, तो 5 से काटूंगा तो ये 2 आ गया। तो जो हमारा x का मान आएगा कितना आएगा, तो बोलोगे भैया जो हमारा x का मान आएगा, अगर मैं देखूं तो हमारा x का मान आ गया 1/2। ठीक है भाई, x का मान 1/2 आ गया। ठीक है, जब x का मान 1/2 आया तो x का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया x का मान हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर बोला है कि इसका हमें क्या, जो x का मान आया है इसका हमें 120% निकालना है। कितना निकालना है? 120% निकालना है। तो लो भाई साहब, इसका हमें 120% निकालो। तो बोलो कोई चीज 100 है, अब हमें इसका 120% निकालना है बस। 1 0 से 1 0 खत्म, जैसे पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा। फिर बोलोगे भैया ये कितना हो जाएगा, 12 25 60, और नीचे हो जाएगा 100 हमारा। तो 0 से 0 खत्म, और यहाँ पर आ जाएगा 0.6, यहाँ पर 0.6 और कहाँ है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी। अब क्या लगता है कि आपको ऐसे अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, हम ऐसे तो कतई नहीं जाएंगे, जो हमारा ये तरीका है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आराम से देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, फिर बताता हूं कि इसको अगर मैं एग्जाम में रहूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिए,
यहाँ पे इन्होंने ये बोला है यदि किसी संख्या का 70% कितना है 0.35 है, तो ऑलरेडी भाई साहब ये बोल दिया है कि 70% का मान इतना दिया है, तो उस संख्या का हमें 120% निकालना है। बस सिंपल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 0.35 है कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 70% का मान है, और हमसे डायरेक्ट निकालना है 120% का। इतना ही करना था, कुछ है इसमें? बिल्कुल नहीं। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट खत्म हमारा, यहां से जैसे पॉइंट हटेगा तो नीचे हमारा डबल जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल जीरो ले लो। अब यहाँ से जीरो खत्म, 7 से काटोगे 5 बार में। अब उसके बाद से देखो 12 25 60, तो बोलोगे भैया 60 बटे में 100, जिसको मैंने अभी काट के लाया था तो 0.6 आया था, और 0.6 आया तो ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही है। बताइए कुछ था इसमें? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी था, बहुत प्यार से कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए हमारे पास ये मान दिया और इसका क्या निकालना है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमें लघुत्तम निकालना है, निकालने की एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले जो ये सारे वैल्यू दिया इसको लिखो, तो बोलोगे भैया 0.7, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पॉइंट हटा के डायरेक्ट लिखते हैं 7 बटे में 10, ठीक है। उसके बाद से 0 पॉइंट यहाँ पर 35 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। सेम ऐसे ये 1.05 है, पॉइंट हटाओगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर मान लो ये हमारा क्या है, बोलोगे भैया फ्रैक्शन में है, ठीक है, यानी बट्टे में है, तो बट्टे में एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। इसका एक और तरीका ही बताऊंगा, पहले देखना। ये इसमें एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो बोलोगे भैया अगर कभी भी एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का क्या लेते हैं हम, एलसीएम, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, तो बोलोगे भैया एचसीएफ, बस बात खत्म। तो ऊपर वाले के एलसीएम ले लो, तो बोलोगे भैया हमारे पास 7 35 105 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे 7 और 35 का एलसीएम तो 35 होता है, और 35 और 105 का एलसीएम निकालना है, तो बोलोगे भैया 35 और 105। आप ऐसे ना करके इसको सिंप्लिसिट फॉर्म में काट लो। जैसे सिंप्लिसिट फॉर्म में काट लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो इसको हम 5 से काटेंगे तो बोलोगे भैया 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। इसको अगर 5 से काटेंगे तो बोलोगे 21 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। अब टोटल हमारे पास क्या है, तो बोलोगे भैया 7 बट्टे में 10, यहाँ पे 7 बट्टे में 20, और यहाँ पे हमारे पास 21 बट्टे में 20 आ गया। अब देखो अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, देखो कितना आसान हो गया, 7 7 21 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे भैया जो सबसे इसमें क्या होगा, जो एक ऐसी बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो भाई साहब ये 21 है, काट देगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद से देखो अब नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एलसीएम तो हमने निकाल लिया है, अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, तो मान लो अगर मैं 20 लेता हूं तो क्या 20 10 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा 10, तो बोलोगे भैया इसका एचसीएफ 10 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.1, और यही आंसर है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। बस ये सवाल था। तो एक तो ये तरीका था, अब दूसरा तरीका क्या है मैं बताऊंगा। इसको तो हम ऐसे बनाए कि सबसे पहले क्या करते हैं भाई, अगर मान लो पॉइंट में कोई चीजें दी तो उसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद से अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिंप्लिसिट फॉर्म में काट के उसके बाद लेना होता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, आराम से देखिए। दूसरा तरीका में होता है क्या है, जैसे सारी चीजें दिया है पहले उतार लो आराम से, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, बोलोगे भैया यहाँ पर 0.7 दिया है, हमने ले लिया, फिर उसके बाद से यहाँ पर 0.35 दिया है, उसके बाद से 1.05 दिया है। अब इसमें जानते हो क्या देखना होता है, इसमें ये देखना होता है कि पॉइंट के जो बाद है सबसे ज्यादा अंक कहाँ है, तो बोलोगे भैया पॉइंट के बाद देखो पॉइंट के वजह से 2 अंक है, पॉइंट के वजह से 2 अंक है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम जानते हो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अगर मैं सब में 100 से गुणा करूंगा ना भाई, तो देखो क्या होगा। अब बोलोगे भैया सब में 100 से गुणा करोगे तो 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है 0.7 है, इसमें 100 से गुणा करना है, पॉइंट हटेगा तो क्या होता है, नीचे 10 आता है, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 में 7 से गुणा करोगे 70 आ गया। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतना कुछ करने का तामझाम नहीं होता है, 70 हो गया भाई। उसके बाद से अगर मान लो यहाँ पे करोगे 100 से गुणा तो डायरेक्ट 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से गुणा करोगे तो 105 हो गया। अब हमें तो एलसीएम ही तो निकालना है, देखो कितना बढ़िया से निकलेगा, आराम से देखो। हमको मालूम है कि भैया 70 है और 35 है, तो 70 यहाँ पे 70 और 35 का एलसीएम कितना हो गया, तो 70 हो गया, ठीक है, क्योंकि 35 काट देगा। अब हमारे पास बचता है 70 और 105 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, 105 का 2 गुना कितना होता है, तो बोलोगे भैया 210, तो देखो 210 70 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा, क्योंकि 70 का 3 गुना होता है 210, तो हमको मालूम चल गया कि इसका एलसीएम आ गया 210। अब बोलोगे भैया यहाँ पे एलसीएम तो निकाल लिया, ये मैंने यहाँ पे देखा तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों है नहीं है, क्योंकि क्या करना है आपको मालूम है, जब आप यहाँ पे क्या 100 से गुणा किया ना, तो इसको बस 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 2.1 आ जाएगा, क्योंकि भाई सब नीचे 10 से तो 1 अंक वास्ते पॉइंट आया था, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ऐसे करना होता है, समझ रहे हो ना, कि ये भी तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरीके से भी आप जा सकते हो, कम समय में आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हो।
ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, और 3 को पढ़ते हैं। 3 हमारा क्या कहता है, कह रहा है देखो, कह रहा है 3 सब वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 सब वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में है। यानी यहाँ पे बोला है क्या कि 3 सब वस्तुओं का जो सीपी है ना भाई हमारा, वो यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य यानी जो एसपी है वो 5 सब वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में है। तो हमें पूछा क्या है, तो हानि और लाभ का प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, हानि या लाभ का प्रतिशत। कोई बात नहीं, ये भी बहुत ईजी सवाल है। अब हम शुरू से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बोलोगे भैया जो 300 वस्तु है इसका सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, तो 500 के कॉस्ट प्राइस के। बस अब क्या करते हैं, जो कट रहा है इसको काट लो, तो बोलोगे भैया डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो लेते हैं। अब देखो सामने सामने, जैसे एसपी का मान ये होता है और सीपी का मान ये हो जाता है, तो एसपी का मान कितना हो गया 5, सीपी का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे इन्होंने ये वाला लाइन दिया है, पढ़िए। फिर बोला है तो यहाँ पे हानि या लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। अब देखो कोई चीज 3 है, 5 में बिका जा रहा है, तो बताना क्या हो रहा है। सीधी सी बात है, 3 रुपए की चीज अगर हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो 3 की चीज 5 में जा रहा है, तो बोलोगे भैया 2 का प्रॉफिट होता है। नीचे हमेशा सीपी होता है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे काउंट होता है, तो नीचे हमेशा सीपी होता है। सीपी क्या है, 3 है, और परसेंटेज में पूछा है तो 100% से गुणा कर दो, बस बात खत्म। अब देखो 1/3 होता है 33 से 1/3 होता है, तो 2/3 कितना होता है, तो डायरेक्ट बोलोगे भैया 66 से 2/3%, इसी को लिखते हैं 66.66%। ये वाला कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो जानते हो देखो, सबसे पहले जो अभी हाल फिलहाल में यूपीएसआई का आपका एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें जो पेपर का लेवल था बहुत ही बहुत ही ईजी था, समझ रहे हो, बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, हम थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है उसको भी हम जानते हुए चलेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम एक बार वहां पर टप गए कि पता चले कि भाई साहब उससे एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान देके चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं और 4 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पर ये कह रहा है कि पिता की आयु, देखो पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। एक एक लाइन पढ़ते जाओगे बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी होता है। हमें ये बोला है कि पिता की आयु है जो माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब बोला है माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। फिर बोला है कि पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी, बढ़िया सवाल है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कितने लोग हैं, तो बोलोगे भैया 3 लोग हैं, एक तो हमारे फादर हो जाएंगे और एक मदर और एक डॉटर, ठीक है। अब देखिए अगर इसको पूरा बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे और 1 सेकंड में कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगा, बेसिक से समझो। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, जैसे ये वाला लाइन पढ़ो, वर्तमान आयु, यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो मैं पुत्री की आयु को क्या मानता हूँ, बोलोगे भैया x मानता हूँ, तो माँ का आयु कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3x हो जाएगा। और फिर ऊपर वाला लाइन पढ़ो, पिता के आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो जो पिता की आयु हो माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 3x है, इसमें 5 वर्ष ऐड कर दो, बस इतना हो गया। जब इतना निकल के आ गया तो हमने जब लास्ट लाइन में पढ़ा तो क्या दिखा, बोलोगे भैया पुत्री की आयु 12 वर्ष है, तो ऑलरेडी 12 वर्ष दे ही दिया है भाई, इतना तामझाम करने की जरूरत थोड़ी था। तो बोलोगे भैया 12 वर्ष है, 12 का 3 गुना माँ 36 वर्ष हो जाएंगी, और 36 में 5 ऐड कर देंगे तो पिता 41 वर्ष हो जाएंगे, खत्म। अब जब क्वेश्चन में पूछा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात करें, अब जब पुत्री पैदा ली होंगी तो कितना साल की होंगी, ये मत बोल देना कि भैया 9 महीने का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म के समय बच्चा एकदम शून्य होता है, 0 महीने का होता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो भैया 0 होगा। तो यहाँ पे 41 था, अब कितना है भाई 12 है, तो घटा दोगे तो पिता का उम्र निकल के आ जाएगा 29, और यही हमारा हो जाएगा आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, कमेंट करते रहो भाई, बहुत स्लो कमेंट कर रहे हो यार, बताओ इतना इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं, अगर इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करते तो इतना नहीं लिखना था। देखो कैसे बनाना था, मैं बताता हूँ। अगर एग्जाम में हम रहते तो इतना नहीं बनाते, हम यहीं से करते। कैसे करते मैं अभी बताता हूँ, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले जब मैंने यहां पढ़ा कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, फिर बोला है पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, बस ये वाला उसकी जो वर्तमान आयु इन्होंने बोला है ना, कितना बोला है, तो बोलोगे भैया 12 वर्ष बोला है। बस जब ये मैंने समझ गया ना कि 12 वर्ष है, तो इसको मालूम है कि पुत्री से भाई सब 3 गुना है माँ, तो 12 वर्ष है तो माँ कितनी हो जाएंगी, तो बोलोगे 12 का 3 गुना 36 हो जाएंगी। अब 36 क्योंकि भाई साहब माँ से 5 वर्ष बड़े हैं कि कौन, पिता, तो 36 में 5 ऐड करेंगे तो पिता हमारा 41 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की हमें आयु पूछा है, तो ये कितना है 41 है, ये 12 है, तो डायरेक्ट लिख दो भैया 41 में से 12 घटाएंगे तो पिता 29 वर्ष आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को पढ़ते जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है।
कह रहा है किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना 81/100 है। कितना है बोलोगे भैया, उस धनराशि का 81/100 है। फिर बोला है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर बराबर है, यानी कहने कि जो हमारा टाइम है वो रेट है क्या, आपस में बराबर है। तो फिर बोला है कि हमें वार्षिक ब्याज की दर बताना है क्योंकि रेट बताना है। बहुत सिंपल है, हमें ये पता चला कि कोई धनराशि है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है। अगर मान लो धनराशि 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 81 हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ पे बोला है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे भैया प्रिंसिपल अगर 100 है हमारे पास तो हमें ये कितना ब्याज, इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 81 है। और उसके बाद से जो हमारा रेट है और टाइम क्या है, तो बोलोगे भैया रेट और टाइम आपस में बराबर है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, खत्म। अब उसके बाद से कहीं ना कहीं ब्याज बताना है, नहीं दर रेट बताना है। तो रेट कैसे निकालते हैं, तो लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, बट फिर भी लिख देता हूँ। एस आई बराबर में होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है भाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है तो बोलोगे भैया 81, प्रिंसिपल कितना है 100, और देखो ये दोनों बराबर है तो बोलोगे भैया एक्स इंटू एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो एक्स इंटू एक्स हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो गया, खत्म। अब यहां से क्या करोगे, बोलोगे भैया 100 से 100 खत्म, एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर का मान कितना है 81, तो एक्स का मान कितना आ गया, तो भाई साहब रेट हमारा 9% भी हो जाएगा और टाइम भी 9 साल हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेट ही पूछा था, खत्म। बताइए भाई बताइए, कौन स्पैम कर रहा है भाई बताओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भी, आराम से शांति से कम कमेंट करो, अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया से। आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और 6 क्या कह रहा है पढ़ते हैं। कह रहा है कि पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकता है। यहाँ पे 3 पाइप है जो क्या क्या कर रहा है, तो बोलोगे भैया 30, 40 और 60 सेकंड में क्या कर रहे हैं, टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से फिर बोला है कि पाइप ए बी सी एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी, हमें ये बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से बनाइए। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, तो इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास 3 पाइप है, ए हो गया हमारे पास, बी हो गया और यहाँ पे हो गया सी। तो बोलोगे ए कितना देर में भर रहा है, तो बोलोगे 30 घंटा, बी हमारे पास 40 घंटा, सी हमारे पास 60 घंटा ले रहा है। अब तीनों का हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे आएगा भाई, देखो हमें मालूम है कि 30 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 40 और 60 का एलसीएम कितना, तो बोलोगे भैया 120, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 120। अब इनका हम एफिशिएंसी लेते हैं, तो बोलोगे भैया 3 कितना बार में जाएगा, तो बोलोगे भैया 4 हो जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी सबका एफिशिएंसी आ गया। लेकिन खेल कब होता है, जब ये बोला है कि ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः कितना, सुबह में 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जा रहा है। यानी पहले ए जो नल है हमारा उसको 7 बजे चालू किया जाता है, फिर बी को 8 बजे किया जा रहा है, और फिर उसके बाद से सी को 10 बजे किया जा रहा है। तो देखो अगर मान लो, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमारा ए आता है और 7 बजे चालू होता है, और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना देर चलेगा, तो बोलोगे भैया 3 घंटा चलेगा। तो 1 घंटे में ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो भाई साहब 3 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 12 चलेगा। ये ए की बात करता हूँ। फिर बी आता है और उसको 8 बजे खुला जाता है, और 8 बजे खुला जाता है तो 10 बजे तक चलता है, यानी अभी 10 बजे के हम लोग रिस्पेक्ट में लेकर निकाल रहे हैं। तो बोलोगे भैया कि अगर देखो इनका एफिशिएंसी कितना है 3, और 3 के हिसाब से 2 घंटे में कितना चलेगा, तो बोलोगे भैया हमें कितना, तो 3 इंटू 2 करेंगे यानी 6 चल जाएगा। यानी बोलोगे भैया हमारे पास टोटल 12 और 6 कितना, 18 काम हो गया। समझो, ऐसे समझो कि 120 काम करना है, 18 काम हो गया है, तो 120 में से 18 काम निकल गया तो बचे कितना, 102 काम। ठीक है भाई, क्योंकि हमने 120 में से 18 हटा दिया, अब बचे कितना, 102 काम। अब होता क्या है, तो अब सी भी चालू हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं देखो 10 बजे सी को भी चालू किया जाता है। अब तीनों लोग साथ में काम करते हैं, अब तीनों लोग साथ में काम करते हैं तो तीनों लोग का एफिशिएंसी निकालो। तो बोलोगे भैया 4 3 7 और 2 कितना, 9 हो गया, यानी 9 के हिसाब से 3 से काटो तो बोलोगे भैया यहाँ पे ये हो गया 3 और यहाँ पे ये हो गया, तो बोलोगे भैया 34/3, इसको चेंज करते हैं तो बोलोगे 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 3 33 और 1/3, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, इसको करोगे तो वो हो जाएगा 11 आवर 20 मिनट, यानी 11 आवर 20 मिनट लग रहा है टोटल। समझो अब इतना टाइम ही लग रहा है, लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमसे बोला किस समय पे भर जाएगी, हमें टाइम बताओ कि किस टाइम पे टंकी भर जाएगी। तो सबसे पहले भाई ध्यान रखना, ये 7 बजे से हिसाब से मत करना, 10 बजे 7 में चालू किए हैं, यानी 10 बजे में हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे। तो बोलोगे भैया 10 बजे चालू हुए थे और इतना टाइम लगा है, यानी 11-20 इसमें ऐड करेंगे, तो बोलोगे भैया 21-20 होता है। अब 21-20 होता है तो आप आओगे इधर खोजोगे तो मिलेगा नहीं, क्यों नहीं भाई, क्योंकि भाई साहब 21-20 मतलब क्या है, नहीं 12 के बाद से कितना होता है, तो 12-9 कितना होता है, 21-20, यानी बोलोगे भैया 9:20। 9:20 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, बताओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास ये मान दिया गया है भाई, और इसका कहीं ना कहीं हमें वैल्यू फाइंड करना है। आराम से एक एक चीज को समझना, बहुत बढ़िया से, अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, हम देख लेंगे। तो बोलोगे भाई यहाँ पे 5√3 प्लस में यहाँ पे कितना, अंडर रूट में 243 है। अब इसको ऐसा करता है ना, इसको जो √3 के बेस में ऐसे भी इसको तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे 4 3 7 2 9 से जा सकता है, तो 9 से डिवाइड करो। तो बोलोगे भैया 243 अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 दूना 18, फिर 9 से 63 27, यानी 27 से जाएगा। यानी कहने कि अगर ये भी 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब, यानी हम डायरेक्ट बोलते हैं 81 से कितना बार में जाएगा। अगर 81 से देखा तो 81 का 3 गुना है। तो यहाँ पर देखो, बढ़िया से देखो, ये हो गया 5√3 और प्लस में ये बोलोगे भैया 81 इंटू में 3 है। अब आपको मालूम है कि जब 81 इंटू 3 है तो भाई सब 81 से क्या बाहर निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया 9 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9√3 हो जाएगा ये। अब बराबर में कितना है, तो बोलोगे भैया 24.249 ये दिया है। अब देखो एक चीज समझना, अगर हमें यहाँ पे कोई चीज, अगर मान लीजिए एक अंडर रूट में x दिया है, फिर अगर यहाँ पर दे रखा है, मतलब क्या दिया है हमारे पास, प्लस में b अंडर रूट x दिया है, तो ओवरऑल क्या होता है, तो बोलोगे भैया a प्लस में b अंडर रूट में x होता है। ये समझना, क्योंकि जब यहाँ पे क्या है भाई सब, दोनों का रूट सेम है, √3 तो ये आपस में ऐड हो जाता है। तो बोलोगे भैया ये कितना हो जाएगा, तो 14√3 हो जाएगा, और बराबर में कितना है, तो 24.249। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आगे वाला समझिए, अब हमें इसका मान निकालना है भाई, अंडर रूट में 192 है और 15√3 है, तो इसको भी √3 के करीब में तोड़ो। तो बोलोगे भैया बिल्कुल तोड़ेंगे। अगर मैं देखूँ 192, अगर 8 से जाएगा कितना, तो 8 दूना 16, फिर आ गया 32, तो कितना हो गया, 8 3 24, 8 चौका 32, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे भैया 16 से, अगर मैं 16 से जाऊं तो 16 बोलोगे भैया 16 एकम 16 और 16 दूना 32, यानी 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 होता है। इसमें से 4 ले लो, इसमें से 4 ले लो, उसके बाद से यहाँ भी 4 ले सकते हो, यानी डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं भैया 64 से जा सकते हैं। अगर 64 से देखें तो बोलोगे भैया 64 का 3 गुना होता है कितना, 192, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया ऐसे लिख सकते हैं, 64 इंटू में क्या, तो 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बाहर निकालोगे तो 8 आएगा बाहर, और अंडर रूट में 3 आएगा। तो डायरेक्ट ये हमारे पास कितना आया, तो बोलोगे भैया 8√3 और प्लस में कितना आया भाई, तो 15, कितना है, 15√3 है। ठीक है भाई, अब इनको ऐड करो, 8√3 और 15√3, देखो सेम ऐसे यही चीजें लग जाएगा। तो बोलोगे भैया 8 और 15 कितना होता है, तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं भैया कि 23√3 हो जाएगा हमारे पास, 23√3 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 14√3 का मान दे रखा है, हमें 23√3 का मान फाइंड करना है, तो बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बोलोगे भैया ये हो जाएगा 24.24 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 14√3, और इंटू में क्या निकालना है भाई, तो 23√3 का मान निकालना है। देख रहे हो भाई कैलकुलेशन कैसा है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से क्या होगा, तो √3 से √3 खत्म। अब देखो इसको अब काटते हैं हम, 14 से काटते हैं, तो बोलो भैया 14 एकम 14, फिर 10 102, फिर आ गया कि 14 सत्ते कितना हो गया हमारे पास, 14 सत्ते 98, यानी ये 7 बार में आ जाएगा 0.7। अब फिर यहाँ पे आ गया 4 44, फिर 14 3 कितना हो गया, तो 42, फिर यहाँ पर 2 29, फिर 14 दूना 28, आगे इतना आएगा। ठीक है, अब गुणा करना है 23 से, तो डायरेक्ट 23 से गुणा करो, 23 दूना 46, ठीक है, हाथ में 4, 23 का 3 गुना कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 69, और उसके बाद से 4 उसमें ऐड कर देंगे तो बोलोगे भैया 73, यानी 7, फिर 23 का 7 गुना 161, और 7 बोलोगे भैया 100 कितना 68, फिर आ गया 16, 23 और 16 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 39, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 39.83 के करीब में आंसर आएगा हमारा। 39.83 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में 39.84 है। सही नहीं दिख रहा है भाई, क्या दिक्कत आ गई बताओ, सब कुछ तो सही है, सही तो दिख रहा है। देखो भाई कुछ आपके फोन में दिक्कत हुई होगी, बाकी यहाँ पे तो सब कुछ सही दिख रहा है। आइए, उम्मीद करता हूँ बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, और ये आपके यूपी कांस्टेबल 2024 में ही पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर का सवाल है, कहीं ऐसे से नहीं उठाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है भाई, यदि y m के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और ये फिर बोला है जब m बराबर में 3 और फिर तब y बराबर में 12 होता है, तो y बराबर में 6 होने पर m का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए हमें बोला है कि y जो है हमारे पास m के व्युत्क्रमानुपाती है, तो डायरेक्ट लिखो y जो है हमारे पास m का व्युत्क्रमानुपाती है। कभी भी जब इसको हम हटाते हैं तो क्या होता है, y बराबर में एक कांस्टेंट आता है और 1/m आता है। अब जैसे जैसे जो मान दिया रखो, यहाँ m का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और y का मान 12 दिया है, तो रखो भाई y का मान 12 बराबर में k और m का मान 3 हो गया। तो जो यहाँ से k का मान कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 36 आएगा। अब जब 36 आया तो दोबारा एक बार ऐसे निकालो, एक और तरीका बताऊंगा, ध्यान रखो।
फिर ऐसे लिखो, बोलोगे भैया वाई क्या, अब यहाँ पे हो जाएगा वाई बराबर में के जगह हम क्या रखेंगे 36 और इंटू में 1 में एम आ जाएगा। वाई का मान यहाँ पे कितना है तो बोलोगे भैया 6 है और बराबर में 36 है और हमें कहीं ना कहीं हमें एम का मान फाइंड करना है। तो बोलोगे भैया ये हमारे पास कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो जो एम का मान निकल के आएगा 6 आएगा और 6 का है तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी सवाल था। एक देखो एक और तरीका, अगर इसको हम ऐसे बनाएं, ऐसे ना जाके देखो, हम डायरेक्ट ये सब कुछ भूल जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है डायरेक्ट समझो। हम ऐसे करते हैं, मान लो हमारे पास क्या है तो बोलोगे भैया एक मान लो एक y1 है इंटू में m1 है बराबर कर दो y2 इंटू में m2। अब जो मान रखा है वैसा ले लो। वहाँ m का मान 3 दिया है, y का मान 12 दिया है, तो बोलोगे भैया y का मान 12 m का मान 3 बराबर कर दो। हमें क्या निकालना है, y2 का मान 12 दिया है, यहाँ पे कितना 6 दिया है और m2 का मान निकालना है, नहीं m का मान निकालना है। तो बोलोगे भैया 6 से हमारे पास कितना बार में हो जाएगा 2 बार में, तो जो m का मान आएगा कितना तो 3 दूना 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ये तो और ही इजी सवाल था, बताओ। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया है तो बोलोगे भैया 25 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई 32 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो इसमें क्या क्या है तो बोलोगे भैया हाइट भी दे रखा है हमें और उसके बाद से कहीं ना कहीं देखो तो यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई भी दे रखा है और इसका लंबाई एल दे रखा है। अब जब ये आयताकार प्रिज्म है यानी कहने के किसका बात किया जा रहा है तो घनाभ का बात किया जाता है। अब घनाभ का हमें क्या तो बोला भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है बोलो वो ये टोटल सरफेस एरिया का, तो देखो ये होता है 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में हमारे पास एच एल होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आओ भाई सब जैसे जैसे दिया मान रखो 2 एल का मान कितना है तो बोलोगे भैया 32 और बी कितना है तो 22, तो बोलोगे भैया 32 इंटू में 22 फिर प्लस में बी कितना है तो बी हमारे पास 22 है, एच कितना है 25 है, फिर प्लस एच कितना है 25, एल कितना है तो बोलोगे भैया 32 है। ये हमारे पास आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 32 का 2 गुना कितना होता है तो बोलोगे भैया हमारे पास 32 का 2 गुना 64, हाथ में 6, 32 का 2 गुना 64 और 6 कितना हो गया तो बोलोगे भैया 70, फिर प्लस 25 दूना 50, हाथ में 5, 25 दूना 50 और 5 55, फिर प्लस 25 दूना 50, हाथ में 5, 25 3 75 और 5 कितना हो गया तो बोलोगे भैया 80। ऐड कर लेते हैं तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 4, फिर यहाँ पे आ गया 5, उसके वजह से देखो 8 5 13 और 7 कितना होता है तो बोलोगे भैया 20 और इंटू हमें 2 लगाना है, तो ये हो गया हमारे पास 4 दूना 8 5 दूना 10, हाथ में 1, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 दूना 4 यानी 4108, 4108 का है तो ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई समझ में आया, बताओ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि आराम से बैठ के देख रहे हैं कि भैया बना रहे हैं एकदम स्लोली आराम से वैसे देख रहे हैं, नहीं। आपको भी क्या करना है तो वीडियो को लाइक पे करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आइए 10 नंबर देखते हैं भाई। 10 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है देखो ए और बी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 48 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 72 दिनों में कर रहे हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे। अब देखो हमारे पास देखो अगर ए और बी एक साथ अगर मिल रहे हैं तो कितना दिन ले रहे हैं तो बोलो भैया ए और बी 24 दिन ले रहे हैं, फिर उसके बाद से देखो बी और सी 48 दिन ले रहे हैं और उसके बाद से अगर मैं देखूं तो सी और ए जो है कितने दिन ले रहे हैं तो बोलो भैया 72 दिन ले रहे हैं। अब सबका एलसीएम ले लो तो हमको मालूम है क्या होगा, देखो 24 और 48 का एलसीएम कितना 48 हो गया। अब 48 और 72 का एलसीएम 48 और 72 दूना 144 यानी 144, तो बोलो भैया 144। ये 24 का 24 5 120, 24 6 144, 48 का अगर मैं देखूं तो 3 बार में जाएगा, 72 का 2 बार में जाएगा। अब देखो सबसे पहले इनका मान निकालो, देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो बोलोगे भैया 2 कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका मान कितना हो गया 6 3 9 और 2 11, तो यहाँ पर इनका मान कितना आएगा तीनों लोगों का तो बोलोगे भैया 11/2। अब हमसे पूछा क्या है तो देखो यहाँ पे बोला है भाई तीनों साथ मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे। अगर तीनों लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है तो बोलोगे भैया 144, एफिशिएंसी कितना है 11/2, 11 हुआ बट्टे में 2 तो ऊपर इसको भेज दो, यानी कहने के नीचे तो 11 आएगा, इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ऑप्शन खत्म। अब नीचे 11 आएगा तो इसको क्या करेंगे तो बोलोगे भैया हमारे पास 144 का 2 गुना 288 बट्टे में 11। अब देखो 11 दूना कितना होता है 22, उसके बाद 6 68, तो 11 6 के 66 2 यानी बोलोगे 26 से 2/11, 26 से 2/11 ऑप्शन नंबर डी। ये भी बढ़िया है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन जो है 79.2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ठीक है, इतना गति से चली, यदि 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन की हमें लंबाई बताना है, यानी कहने की ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो कभी भी ट्रेन क्या करे, किसी खंबे को आदमी को पार करे
तो वो क्या करती है, खुद के डिस्टेंस को पार करती है। तो उस केस में जो उसका डिस्टेंस होता है, जो उसका ट्रेन का जो लंबाई होता है वो इसका डिस्टेंस होता है। अगर वही ट्रेन अगर मान लीजिए पुल को पार करेगी या अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई और उसका पुल का भी लंबाई आपस में ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई पूछा है, डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालते हैं। जो डिस्टेंस होगा भाई साहब वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है तो बोलोगे भैया 79.2। अब ध्यान देना ये किलोमीटर पर घंटा में और टाइम सेकंड में दिया है और आंसर भी मीटर में आया, तो कहीं ना कहीं किलोमीटर पर घंटा को चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा तो बोलोगे भैया मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे तो बोलोगे भैया बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। और टाइम कितना है तो बोलोगे भैया 7 सेकंड। बस अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। काटो भाई, बोलोगे भैया अगर यहाँ से देखूं मैं तो 5 से काटो, इसको 2 बार में खत्म। अगर उसके बाद से देखें यहाँ पे 9 से कट जाएगा, 9 से काटो 9 दूना 18, 9 से काटो 9 8 72, फिर 9 8 72, फिर इसको 2 से काटोगे 44 और 44 का 7 गुना होता है 154, यानी 154 मीटर की उसकी लंबाई है। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो इजी सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो अगर यहाँ पर जब मैंने देखा ना तो एक चीज दिखा हमको, वो क्या है 30। अब 30 में क्या है तो बोलोगे भैया 10 आता है और 10 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि 10 से किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो उसके लास्ट में क्या 0 होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जिसमें 0 नहीं है, खत्म। अब हमारे पास 2 यहाँ पे बचता है। अब 2 बचता है तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे 99 से, यहाँ पे 9990 है, तो इसको उठाते हैं। अब इसको देखो भाई 30, अगर मान लो 30 से भी कट जाएगा क्योंकि 3 से भी कट जाएगा। अगर 6 से देखो तो ये 6 से भी कट जाएगा, 0 है क्योंकि 90 है। उसके से 3 से कट जाएगा, ये अगर देखो 5 से भी कट जाएगा और फिर यहाँ पे 15 से काटो तो ये भी कट जाएगा, यानी कहने कि 45 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ये तो सब जगह ये भी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्योंकि भाई साहब ये छोटा है, क्योंकि सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी यही होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ था भाई। अच्छा यहाँ पे जो था ना, हाँ यहाँ पे मैंने ये काटना भूल गया था। 2 से कटेगा भाई साहब ये 22 और 22 का 7 गुना 154 होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना था तो बोलोगे भैया 22, 22 का 7 गुना 154 होगा। ये चेक कर लेना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 13 देखते हैं। 13 हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मान दिया है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो बोलोगे भैया ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, बोलोगे भैया ए, यहाँ पर अगर देखो डायरेक्ट में बोलूँ तो ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर दिया है, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे तो बोलोगे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और इंटू में होता है ए प्लस में बी। ठीक है भाई, ये होता है। अगर बोलोगे भैया ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर सारा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, उतना तामझाम नहीं करेंगे। डायरेक्ट बोलोगे भैया यहाँ पर ए माइनस बी लिख देंगे और इंटू में हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। और नीचे में देखो तो ये भी क्या है, बोलोगे भैया ए है, ये क्या है हमारे पास बी है, तो ए माइनस बी है। अगर ए माइनस बी है तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, नीचे ए माइनस बी, तो नीचे ए माइनस बी ये खत्म, तो बचेगा क्या ए प्लस बी। अब ए प्लस बी है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ए का जवाब क्या है तो बोलोगे भैया 2.23 और बी का जवाब क्या है 4.23, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 और 2 6 पॉइंट में हो जाएगा 23, 23 अगर ऐड करेंगे तो बोलोगे भैया 46 होगा, तो 6.46 ऑप्शन नंबर है। तो ये एक इजी सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 14 देखते हैं। 14 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में प्रत्येक 100 में से 3 विषयों में छात्र ए बी सी डी और ई अंक दर्शाता है। ठीक है, तो बोला है निम्नलिखित में से किस छात्र ने कुल मिलाकर उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उच्चतम अंक बताना है सबसे पहले, यानी मान लीजिए ये सारे छात्र हैं। अब इसमें से हमसे बताना है कि कौन सा ऐसा है कि जो सबसे हाईएस्ट अंक प्राप्त किया है। तो ये बहुत इजी है, सबको आपको एड ऑन करना है, फिर बताना है भाई साहब इसमें से सबसे हाईएस्ट किसका है। तो आप लोग खुद बनाना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कार प्रत्येक को 60,000 रुपए में बेची, एक पर उसने 20% का लाभ हुआ। ठीक है भाई, बेचा एक को 20% का लाभ हुआ है, बल्कि दूसरे पर क्या हमें 20% की हानि हुई है। तो उसके लाभ और हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि लाभ हो रहा है या हानि, ओवरऑल निकालना है। कभी भी लाभ और हानि का परसेंट निकालना हो ना भाई तो इसकी नीड नहीं होती है, यानी इस वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसके निकालने के बहुत तरीके होते हैं। देखो बहुत ऐसे लोग क्या निकालते हैं तो बोलोगे भैया यहाँ पे लिखते हैं सीपी और यहाँ पे एसपी, जो अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अब 20% का लाभ हुआ है तो बोलोगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। कोई चीज 5 है 6 में जाएगी। दूसरे में 20% की हानि होती है तो 5 है, 1 की उसमें मान लो कि 1/5 होता है, 1 की हानि यानी 4 में जाएगा।
तो बोलोगे भैया ये कितना हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पर बोला है भाई साहब ये 6,000 रुपये में बेचा है, तो उस केस में अगर मान लो कि प्रत्येक को इतना में बेचा है तो कहने कि सेलिंग प्राइस बराबर होगा, तो सेलिंग प्राइस जब बराबर होगा तो इसको बराबर करो। तो बोलोगे भैया इधर भी 2 से गुणा करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे भाई 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि भाई साहब कहने कि 12 हो गया, 6 दूना 12 4 3 12, जब इधर 3 से किए तो इधर भी 3 से, इधर भी 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ये हमारा 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 15 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, तो 12 हो गया, और ये भी हमारे पास 12 हो गया। एक और तरीका बताएंगे, पहले ध्यान से देखिएगा। अब ये कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 10 और 15 कितना होता है 25, और 12 12 कितना होता है 24। अब कोई चीज 25 से 24 में जाएगा तो कितना का होगा लॉस, तो बोलोगे 1 का लॉस, कितने पे 25 पे, इंटू में हम 100% करेंगे, तो डायरेक्ट इसको करोगे तो बोलोगे 4% का हमें लॉस होगा, और 4% का लॉस कहाँ है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बल्कि हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, ये बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। अब कैसे जाएंगे, बहुत ऐसे लोग यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा देंगे, वो सक्सेसिव से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अगर मान लीजिए एक ही चीज पे क्या हो कि एक बार क्या हो, बोलोगे भैया हमारे पास 20% का, मतलब सेम चीज पे मान लो जैसे 20% का लाभ हो रहा है, फिर 20% का हानि हो रहा है, नहीं सेम, जैसे मान लो कहीं 5% का लाभ हो, 5% का हानि हो, तो डायरेक्ट इसके लिए क्या है, बोलोगे भैया डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो, तो क्या होता है, तो डायरेक्ट माइनस में x² कर दो, बस यही लगा दो, बात खत्म। तो बोलोगे भैया x के जगह पे क्या होगा, तो बोलोगे 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे भैया -400, और बट्टे में कितना हो गया 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी बोलोगे भैया -4% का हमें लॉस होगा, और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये कब हो, जब भाई साहब जो हमारे पास वैल्यू दे रखा हो सेम परसेंट दिया हो, मान लो 10% हो सकता है, यहाँ भी 10%, यहाँ पे 15%, यहाँ भी 15% दे, तो डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 83 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। एक तो डायरेक्ट इसको फार्मूला से बना सकते हो। फार्मूला क्या होता है, तो देखो भाई, बोलोगे भैया CI माइनस SI का फार्मूला होता है डायरेक्ट P इंटू में R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और दूसरे भी तरीका बताएंगे, पहले ही देख लीजिए। हमें मान लीजिए ये मान निकालना है, तो इसको x मान लेता हूँ। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 8300 दिया है, इंटू में रेट हमें कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 10, और यहाँ पे कितना है 100, इसका होल स्क्वायर करना है हमें। जब होल स्क्वायर करोगे तो बोलोगे जो कट रहा है उसको काट लो, 1 0 से 1 0 खत्म, तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि x बराबर हमारे पास 8300 आएगा, और इंटू में 1/10 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी जो हमारे पास आएगा इनका डिफरेंस वो 83 आएगा, और 83 का है तो ऑप्शन नंबर है। एक तो ये तरीका हुआ कि डायरेक्ट हम ऐसे बना लिए, लेकिन एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, उसको कैसे बनाएंगे देखना। ये तो अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वो कैसे बनाएगा, मैं बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए आप पढ़े हैं, कभी भी अगर SI का रेट परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे भी RT% करते हैं, तो डायरेक्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालो, तो बोलोगे भी RT% करते हैं। हमारे पास रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, तो डायरेक्ट 10 इंटू 20, यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंट कितना आ गया 20%। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट परसेंट की बात करें हम, बोलोगे भैया कंपाउंड यानी CI का रेट परसेंट की बात करें 2 साल के लिए, तो क्या करते हैं भाई, या तो सक्सेसिव से निकाल लेते हैं। बाकी सभी बच्चों को याद है कि अगर 10% का रेट है तो 2 साल के लिए क्या होगा, तो 21% होता है। अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए 10% का है हमारे पास, यहाँ पर 2 साल दिया है, फिर यहाँ पर 3 साल दिया है, फिर 4 साल दिया है, फिर 5 साल दिया है, तो क्या होता है, ये 21% होता है। ये हमारे पास देखो तो 33.1% होता है, बोलोगे 33.1%, ये होता है 46.41 होता है, और ये देखो 61.05 होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ बस ये 3 भाई याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट होता है। अब बोला है भाई हमें इनका डिफरेंस बताना है, CI और SI का डिफरेंस बताना है। कहने के देखो यहाँ पर 8300 क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। अब प्रिंसिपल दिया तो हम ये जानते हैं जो 8300 दिया है प्रिंसिपल अपने आप का 100% का मान होता है। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस क्या है, तो बोलोगे भैया 1%, यानी 21 और 20 का डिफरेंस एक ही है, परसेंट से परसेंट खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो यहाँ से भी हमारा 83 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है। बताइए, बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे, और 17 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। बहुत समझदार है भाई। पहले क्या करता है, तो पहले इनको क्या करता है 10% की छूट दे देता है, यानी आपको डिस्काउंट दे देता है। अब डिस्काउंट की वजह से फिर क्या करता है, वो 8% का बिक्री कर लगाता है, यानी टैक्स लगा देता है। जब टैक्स लगाता है तो ग्राहक उसके लिए कितना पैसा देता है, तो बोलोगे 34,020 रुपये देता है। तो हमसे पूछा है उसका अंकित मूल्य बताइए। इसको बनाने का 2 तरीके होता है, एक तो इसको रेशियो से बना सकते हो, दूसरा सीरीज से बना सकते हो। सीरीज सबसे बेस्ट है, सीरीज से बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मार्क प्राइस कुछ हुआ होगा, तो मार्क प्राइस पे पहले कितना का डिस्काउंट देते हैं, तो बोलोगे 10% का डिस्काउंट देते हैं। कोई चीज 10 से 1 का डिस्काउंट यानी 9 में जाएगा।
अब उसके बाद से क्या है, फिर उसके बाद से 8% का कर लगा देते हैं, यानी यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दे, उस पर टैक्स लगा देता है। तो मान लीजिए पहले 100 था, टैक्स लगा कितना हो गया 108, और ओवरऑल कितना पैसा हो गया, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 34,020। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया काटो, अगर मैं इसको काटूं 9 से काट लो भाई, डायरेक्ट 9 से अगर इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 9 3 27 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 7 70 हो गया, फिर अगर देखूं तो 9 7 63, फिर 9 8 72 0। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 4 से काट लो तो बोलोगे भैया 27 बार में खत्म, 4 से काट लो 25 बार में खत्म, 27 से डायरेक्ट काट लो, 27 से कम 27, 10 108, 27 का 4 गुना डायरेक्ट यानी 140 ही आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या 140 में 10 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, तो बोलोगे भैया जो मार्क प्राइस आ गया ये 24 कितना 1400, और इंटू में 25 कर लो, तो बोलोगे भैया 00, 25 का 4 गुना 100, हाथ में 10, 25 और 10 कितना होता है 35, तो मार्क प्राइस 35,000 हो जाएगा। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, क्वेश्चन जूम करो भाई, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, सही तो दिख रहा है यार। अब इससे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जूम कराएंगे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियां और 2 भतीजे के बीच इतना रुपए क्या करता है भाई, बांटता है। फिर बोलता है यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, बिल्कुल बढ़िया बात है, और बोला है प्रत्येक बेटों को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, रेशियो का सवाल है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या है, पैसा बांटता है भाई, कितने लोग हैं, तो सबसे पहले लिखो, मान लो हमारे पास यहाँ पर पहले बेटी, बेटी क्या होती है डॉटर, उसके बाद से डॉटर हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ पे सन हो गया हमारे पास, और यहाँ पे नेफ्यू हो गया। अब देखो इनकी संख्या कितनी है, यानी संख्या की बात करें तो संख्या लिख लो, तो बोलोगे भी यहाँ पे 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद से 2 हो गया संख्या। अब उसके बाद से राशि कितना, यानी इनकी राशि अगर मैं निकालता हूँ भाई कितना पैसा मिलता है उसको निकालिए। देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ आपको, पढ़िएगा। फिर बोला है यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, यानी भतीजे को सबसे पहले कुछ मानते हैं, यानी मैं भतीजों को 1 मानता हूं ना भाई, तो बेटी को इसको 4 गुना मिलता है, यानी 1 से इसको 4 मिलेगा, और सन यानी बेटे को कितना मिलता है, तो 5 गुना मिलता है। कुछ नहीं करना है भाई। अब देखो संख्या और राशि से गुणा करेंगे तो हमें टोटल राशि आ जाएगा, यानी बोल सकते हो कुल राशि आ सकता है। इसको लिखने की नीड नहीं होती है, बट फिर भी लिख लो। तो बोलोगे भैया 5 चौका 20 हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर देखो तो 5 चौका 20 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। ठीक है भाई, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेटी भी हमारे कितना है, यदि 5 बेटो है, अच्छा यहाँ पे जो है ना हमारे पास 5 बेटो है, हमने यहाँ पे गलती किया कि देखो 5 बेटो है, यहाँ पे 4 बेटियां है, हमने एक्सचेंज कर दिया है। जो यहाँ पे है ना भाई, यहाँ पर चेंज कर लो, यानी यहाँ पे बोलोगे भैया हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सन हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डॉटर होगा। जब डॉटर होगा तो इसको भी चेंज कर लो, क्योंकि सन को हमें कितना मिल रहा है 5 गुना, इसको मिल रहा है हमें 4 गुना। ठीक है भाई, अब देखो, अब उसके बाद से हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो बोलोगे भैया 50 25 हो गया हमारे पास, फिर अब 4 चौका 16 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। अब देखो उसके बाद से टोटल पैसा कितना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 129 है। ठीक है भाई, अगर इसको कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है तो इसको हम काट सकते हैं। ठीक है भाई, आइए अगर मैं देखूं तो अगर देखो ये हो गया 25 और 16 कितना हो गया, तो बोलोगे भैया हमारे पास 25 16 41 और 2 43 हो गया। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि 129 00 का मान कितना है भाई, तो बोलोगे भैया 43 मान है। हमें किससे पूछा है, तो बेटी को कितना मिलता है, यानी हमें 4 का मान पूछा है, तो 4 से गुणा कर दो, बस बात खत्म। इसको बोलो, तो ये 43 का देखो तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट 3 बार में जाएगा, यानी 300 में 4 से गुणा करोगे तो 1200 आएगा, और 1200 का है तो ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा क्या कहता है, देखिए कह रहा है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 183 है, तो सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए एक तो बेसिक तरीका होता है सेम, इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6 संख्याएं, और इसका क्या है हमें देखो तो कितना एवरेज दे रखा है 183। अब एवरेज में होता क्या है, अगर मान लो सम संख्या है उस केस में, तो सबसे पहले बोलते हैं हम इस साइड से इधर काट लेंगे, फिर इस साइड से काट लेंगे, इस साइड से काट लेते हैं। अगर मान लो ऑड होता है तो 1 बचता है, लेकिन सम में यहाँ पे 2 बचता है। अब इन दोनों का मान कितना दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है 183। तो मान लो 183, तो अगर मान लो ये 182 और 184 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई सब सम संख्या तो 2 2 बढ़ेगा। क्या होगा भाई, बोलोगे भैया 2 2 बढ़ेगा, तो 2 2 बढ़ेगा, तो देखो इन दोनों को अगर मान लो हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 183 हमारा आ जाएगा। तो जब 183 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकल के आएगा, तो बोलोगे ये हमारा 186 हो जाएगा, ये हमारा 188 होगा, फिर इधर 2 कम कर दो, ये 180 होगा, इधर करोगे तो 178 होगा।
अब 178 होगा तो सबसे पहले पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो 178 होगा, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बस बाकी इसको बेसिक से ही बना सकते हो क्या कि पहले भैया x हो गया, फिर प्लस में x+2 कर लो, फिर प्लस में x+4 कर लो, ऐसे करके 6 संख्याएं होगी, डिवाइड बाई 6, फिर एवरेज निकाल के वैसे ही बना सकते हो, बट उतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक पात्र में 2 हमारे पास द्रव दिया है और क्या है भाई x और y हमारे पास दे रखा है। देखिए यहाँ पर बोलो भैया x है और y है, तो 5 और 3 के रेशियो के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और कंटेनर तरल y से भर दिया जाता है तो x और y का अनुपात 2 और रेशियो 3 हो जाता है, तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल x है, हमें मान बताना है। देखो बढ़िया सवाल है, आराम से देखना। हमारे पास क्या है, तो बोलो भैया x और y है। सबसे पहले क्या है, इनका रेशियो 5:3 है, इसमें से 8 लीटर हमें निकाल लिया जा रहा है, यानी जब तरल 8 निकाल लिया जा रहा है। कोई भी अगर मान लो इसमें है, इसमें 2 चीज अगर मिला हुआ है और इसमें से कुछ भी निकालोगे ना, तो स्टार्टिंग में जो रेशियो में रहेगा ना वो फिर जो निकालने के बाद भी सेम रेशियो में रहेगा। तो जब सेम रेशियो में रहेगा तो हमारे पास कितना होगा, तो बोलोगे भैया रेशियो हमारा सेम ही रहेगा, यानी 5:3 में रहेगा। अब इसमें होता क्या है, ये वाला पढ़िए, और कंटेनर में y से क्या किया जा रहा है, भर दिया जा रहा है, यानी 8 लीटर निकाल रहे हैं और y में 8 लीटर फिर भर दिया जा रहा है। तो प्लस में क्या करोगे, बोलोगे भैया 8 लीटर भर दिया जा रहा है, तो ओवरऑल रेशियो कितना हो जा रहा है, तो बोलोगे भैया 2:3 हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हम y में छेड़छाड़ किए हैं, x में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो इसको बराबर करो। तो बोलोगे भैया बराबर करने के लिए इधर भी 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे। जब इधर 2 से किए तो इधर 2 से करो, इधर भी 5 से करो। तो देखो कितना मान आया, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास 6 हो गया, ये हमारे पास 15 हो गया, इधर देखेंगे तो ये हमारा 10 हो गया और इधर भी हमारे पास 10 हो गया। ठीक है भाई। अब देखिए कोई चीज 6 से कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 6 से 15 हो गया, तो बढ़ा कितना, 9 बढ़ा। तो ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 9 यूनिट का मान कितना है, तो बोलोगे भैया 8 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 8/9 हो गया। 8/9 हो गया, तो हमें x वाला का निकालना है, तो यानी 10 का मान निकालो। तो बोलो 1 यूनिट का मान 8/9 है, तो 10 यूनिट का मान निकालो, 10 इंटू में 8/9, तो डायरेक्ट बोलोगे भैया 80/9 है। तो 80/9 आंसर थोड़ी होगा, हमसे देखो क्या बोला है। बोला है भाई साहब प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर x तरल था, यानी स्टार्टिंग में कितना, ये वाला मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो यह वाला समझो, हमें मालूम है कि 5 और 3 कितना है, 8 है। तो बोलोगे भैया 8 यूनिट का मान कितना है, तो भाई साहब 8 यूनिट का मान 8 है, क्योंकि 8 निकाले हो। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं x में से 5 निकाले हैं और y में से हम 3 निकाले हैं। तो हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें 5 का मान निकालना है। हमें कितना निकालना है भाई, तो 5 का मान निकालना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाले हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे। तो बोलोगे भैया इसमें हम 5 ऐड करेंगे, तो 9 × 5 = 45 और 80 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 45 और 80 होता है 125 और बट्टे में आ गया 9। ठीक है भाई। अब इसको तोड़ लेते हैं, तो बोलोगे भैया 9 एकम 9 35, फिर उसके बाद से देखो तो 9 एकम 9 उसके बाद से 35 आ गया हमारे पास। ठीक है 3 35, फिर अगर मान लो 9 3 27 हो गया, यानी 13 सहित 8/9 होगा, और 13 सहित 8/9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरीका है, एक और तरीका है इसको बनाने का। इतना आपने बना लिया, इतना तामझाम कर लिया। देखो अगर एक दूसरा तरीका इसको हम देखेंगे कि दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, मैं समझाता हूँ, समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हम कर लेंगे। दूसरा हमारा ये तरीका है, इसमें दूसरा तरीका बनाने का। अगर देखो इसमें हमें ये मालूम है कि स्टार्टिंग में कितना है भाई, x और y हमें मालूम है कि 5:3 है। निकाल कितना रहे, तो 8 लीटर निकाल रहे हैं, समझना। जब 8 लीटर निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि भाई साहब x में से कितना निकाले हैं 5 और y में से भी निकालना है 3। अब देखो ये हमारा कितना है, तो बोलोगे भैया x और y है, इसको मैं मान लेता हूँ 5a। ठीक है, इसमें से हम कितना निकाले हैं, तो बोलोगे भैया इसमें से कितना, 8 मत निकाल देना, क्योंकि x में से भाई साहब 5 निकाले हैं, तो 5 माइनस करो। ठीक है, फिर डिवाइड बाई, इसमें क्या है, तो बोलोगे भैया 3a। इसमें से कितना निकला है, तो इसमें से भी 3 निकला है, क्योंकि ओवरऑल में से 5 निकला है, y में से 3 निकला है, तो 3 माइनस कर दो। लेकिन ध्यान रखना y में भाई साहब फिर 8 क्या करते हैं, 8 इसमें डालते हैं, क्योंकि भाई साहब जब ओवरऑल में से निकालते हैं फिर बोला y से भर देते हैं, तो इसमें 8 ऐड कर दो, और बराबर में जो रेशियो निकल के आता है कितना आता है, तो बोलोगे भैया 2/3 आता है। बस अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पर से 15a माइनस में हो जाएगा हमारे पास 5 × 15 और बराबर में 3 दूना 6a और माइनस में हो जाएगा कितना, तो माइनस ना प्लस में आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 5 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास मान निकल के आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो बोलोगे 15a हो जाएगा, इधर इसको खींच के लेके आओगे तो बोलोगे भैया 9a हो जाएगा और बराबर में 25 हो जाएगा। तो जो a का मान आ जाएगा 25/9, और हमें निकालना किसका मान है, तो भाई साहब 5 का मान निकालना है, क्योंकि x में पूछा है। तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 125/9। अब इसको निकालें 13 सहित 8/9 होगा, कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 को पढ़ते हैं, हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है 3 साझेदार हमारे पास P Q R है, जो एक व्यवसाय शुरू करते हैं।
P की पूंजी का 2 गुना Q के पूंजी का 3 गुना के बराबर में है। यानी बोला है कि P के पूंजी का 2 गुना, यानी यहाँ पे 2P जो है हमारे पास किसके बराबर में है, तो बोला भाई Q के पूंजी के 3 गुना के बराबर में, 3Q के बराबर में। तो यहाँ से हमारे पास P और Q का रेशियो निकल के आ जाएगा, बोलोगे भी हमारे पास P 3/2 आ जाएगा। अब आगे पढ़िए, आगे वाला लाइन ये बोला है और Q की पूंजी R के पूंजी के 4 गुना के बराबर में है। जो Q की पूंजी है भाई हमारे पास, वो Q की पूंजी क्या है, तो बोलो भैया Q का पूंजी है 4 गुना है R के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा Q/R। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ पे बोलोगे भैया हमारे पास Q का मान कितना है, तो बोलोगे भैया 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया इसको भी 4 बनाने के लिए इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखो P का जो ओरिजिनल मान कितना आएगा 6, Q का मान कितना आ गया 4 और R का मान कितना आ गया 1, ये मान निकल के आ गया। अब देखिए बोला वर्ष के अंत में इतना उनको लाभ होता है, तो हमें R का मान बताइए। तो देखो यहाँ पे हो गया 27,500 कितना का मान है, तो बोलोगे 6 4 10 1 11 का मान है, और निकालना कितना R यानी 1 का मान निकालना है। बस काटो भाई, 11 दूनी 22, 11 5 55 यानी 2500 आएगा, और 2500 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 हमारा क्या कहता है, कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में हमें नाव की गति बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे भैया धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम कैसे जाता है, तो बोलोगे भैया अप स्ट्रीम का अगर मैं स्पीड निकालूं तो हमारे पास अगर अप स्ट्रीम का निकले, देख रहे हो भाई हैंग कर रहा है हमारा बोर्ड, लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अप स्ट्रीम आ जाएगा भाई, बोलोगे भैया 80 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 16 घंटे में, तो बोलोगे भैया 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारा अप स्ट्रीम का स्पीड। फिर डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे तो बोलोगे भैया 72 किलोमीटर जाता है भाई 12 घंटे में, तो बोलोगे भैया 6 किलोमीटर ही आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 6 सही है, काट दो इसको। अब बोलोगे भैया हमसे पूछा क्या है, तो हमसे ये पूछा कि स्थिर जल में नाव की गति बताना है। कभी भी जब नाव की गति बताना नहीं कि हमें x का मान बताना है, x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं d + u/2, तो बोलोगे भैया 5/6 / 2 यानी बोलोगे भैया 11/2, तो ये आ जाएगा 5.5, और 5.5 का है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। 23 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी यात्रा पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी स्टार्टिंग का जो 200 किलोमीटर जाता है 80 किलोमीटर पर घंटा से जाता है। फिर खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उनकी यात्रा पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, यानी हमें एवरेज स्पीड बताना है। अब देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, कभी भी जब एवरेज स्पीड निकालना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलोगे भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ऑलरेडी बोल दिया भाई 400 किलोमीटर जाते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास तो 400 किलोमीटर आ गया। अब टाइम कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं किया है, तो निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। तो टाइम निकलेगा, बोलोगे भैया टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस देखो पहले 200 किलोमीटर भाई कितने में जा रहा है, तो बोलोगे भैया 80 में, 0 0 खत्म, 8 दूना 16 यानी 2.5 घंटा लगता है। अब 2.5 घंटा यहाँ पे लगता है। दूसरा देखो तो 200 किलोमीटर जाता है, तो बोलोगे भैया कितना से जाता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, तो यहाँ पे 4 घंटा लगता है। तो 4 और 2.5 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 6.5 घंटा लगता है। तो भाई साहब टाइम कितना हो गया, 6.5 घंटे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा। अगर 5 से काटोगे तो बोलोगे भैया 5 × 40 00, फिर 5 से काटोगे 13 से। अब इसको कर लेते हैं, तो बोलोगे भैया 13 13 5 65, 13 6 78 हो गया। उसके बाद से बोलोगे भैया यहाँ पे 2 आ गया, 20 13 एकम 13 61 पॉइंट से स्टार्ट होगा, कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर है। बाकी पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इतना हम आगे थोड़ी जाएंगे, एक ही ऑप्शन है देखो, उसके बाद से सारे अलग अलग है, तो हम पूरा नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 हमारा क्या कहता है, कह रहा है यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक समान है तो बोला इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल है। पहले गोले का आयतन क्या होता है, तो बोलोगे भैया 4/3 πr3, क्या होता है भाई, πr3। अब इसके क्या बोलोगे भैया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे 4πr²। ठीक है, अब देखो यहां से निकालो, तो बोलो भैया कांस्टेंट पार्ट कट जाएगा, यानी 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म। अब देखो यहाँ पे r² है, तो यहाँ पे r² खत्म, सिर्फ r बचेगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा, r बचेगा। और यहाँ पे ये 3 उधर चला जाएगा, तो रेडियस जो हमारा आएगा 3 आएगा, यानी बोलोगे भैया इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बताओ भाई समझ में आ रहा है चीजें, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आज का ये हमारा लास्ट सवाल, क्योंकि जानते हो यूपीएसआई में 20 से 22 क्वेश्चन ही आते हैं,
मैथ्स का देखो तो 20 से 22 क्वेश्चन आता है, लेकिन हम हर सेट में 25 क्वेश्चन करेंगे, ताकि अगर इधर उधर हो भी जाए तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, आइए अब यहाँ पे बोला है कि दिया गया बार ग्राफ जो 2000 से 2006 तक वार्षिक लाभ आंकड़े का हमें प्रदान करता है, यानी कहीं ना कहीं हमें ये दे रखा है प्रॉफिट का। अब बोला है कि आंकड़ों के आधार पर 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात बताना है। अब हम कहीं ना कहीं देखो तो ये सारे प्रॉफिट का दे रखा है, तो पहले 2003 का उठाते हैं। तो 2003 का है तो बोलोगे भैया 2003 ये 2000 है, यानी ये 2000 आ गया हमारे पास 2003 में। उसके बाद 2001 में देखते हैं तो 2001 में कितना है 1500 है। अब बोलोगे भैया इसी का तो अनुपात बताना है, तो 00 से 00 खत्म, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, 5 से काटोगे 3, यानी 4:3 होगा, और 4:3 ऑप्शन नंबर है, हो गया खत्म। बताओ, तो यहाँ आप लोगों का कंप्लीट होता है भाई साहब आज प्रैक्टिस सेट पहला। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम, और कमेंट करके बताइएगा कि पहला सेट आपको कैसा लगा, सेट का लेवल कैसा था। नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी बताइएगा कि लेवल को हाई रखना है या सेम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि आज का जो सेट था हमारा इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है भाई, जो चीज़ें मैंने पढ़ाया वो कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा हमारा विद्याग्राम स्टेट एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी पे मिलेगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी पे हम डाल देंगे जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है, जो चीज़ें यहाँ पर लिखा है, ये है आपका बोर्ड का नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिएगा, जो भी चीज़ें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को जय हिंद।